ओके वेल वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल बेटा रिलीज कैसे होता है? स्लाइड शो हो जाती हैं 1-2 मिनट के अंदर, अपलोड हो रही हैं। अब ये बताएं कि कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है। कॉर्टिसोल का अदर नाम स्ट्रेस हार्मोन है। इसके अलावा इसको इसके अलावा इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है। डेफिनेटली स्ट्रेस सिचुएशन में रिलीज हो रहा होता है। स्ट्रेस हार्मोन इसका दूसरा नाम है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी रिलीज कैसे होती है? बेटा एड्रीनल ग्लैंड से तो हो रही होती है कॉर्टिसोल, लेकिन ट्रिगर्स क्या क्या हैं, रिलीज कैसे होता है, ये रिलीज हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। ओके वीडियो आ जाती है बेटा, ये रहे। अच्छा, कॉर्टिसोल का नहीं पता कैसे रिलीज हो रही होती है? ओके वेल वेल वेरी गुड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड्स के ऊपर, एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट होता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो रहा होता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। वेरी गुड, ठीक है। तो यही जो आपकी स्लाइड्स हैं, ये जो पैराग्राफ हैं, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कैसे रिलीज होता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या हाइड्रोकॉर्टिसोन भी इसको कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है इसको। is the main glucocorticoid, but small amount of corticosteroids and cortisones are also produced. These are essential for life, regulating metabolism and response to stress. Exactly, very good. ऐसे ही हो रहा था बेटा। Secretion is controlled by a negative feedback mechanism involving the hypothalamus and anterior pituitary। ये लोग आप कल भी बता रहे थे कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है इसमें जो इनहिबिशन हो रही होती है दो जगह से होती है। वन इज इंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी से हो रही होती है, एंड सेकंड वन इज हाइपोथैलेमस। जैसे ही एक होम्योस्टेटिक सेट पॉइंट अचीव हो जाता है तो ये मैसेज पिट्यूटरी तक जाता है, वहाँ से इनहिबिशन हो जाती है, और सेकेंडली हाइपोथैलेमस तक जाता है और हाइपोथैलेमस से इनहिबिशन हो जाती है। इट इज स्टिमुलेटेड बाई ACTH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड बाई स्ट्रेस। जैसे स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होने के रिजल्ट में क्या होगा कि ACTH इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होएगा, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस CRH को रिलीज करेगा। जैसे CRH रिलीज करेगा दैट विल एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, और इंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को रिलीज करेगी और ACTH जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा और एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट? In normal condition, secretion shows marked circadian variations. Circadian rhythm कह दें, circadian rhythm variations कह दें। Exactly बेटा, it is controlled by negative feedback mechanism. Very good. और इसका जो हाईएस्ट लेवल होता है हार्मोन्स का secretions का occurs between 4 AM and 8 AM, and the lowest between the midnight and 3 AM, where the sleeping and waking pattern is changed. It takes several days for adjustment for ACTH or cortisol secretion to take place. Okay बेटा, ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है सर्केडियम रिदम के ऊपर, और सर्केडियम रिदम जो है ये एवरी 24 आवर्स के बाद चेंज हो रहा होता है। सपोज आज आपने 10 बजे सोना था, आप 11 बजे सोए हैं। सेकेंड डे आपने 10 बजे सोना था, आप 11 बजे सोए हैं, और थर्ड डे पे आपको 10 बजे नींद नहीं आएगी, आपको 11 बजे अल्टीमेटली नींद आ जाएगी। तो ये एवरी 72 आवर्स के बाद सर्केडियम रिदम चेंज हो रहा होता है। तो ये जो कॉर्टिसोल की सेक्रेशंस हैं ये सर्केडियम रिदम के साथ वेरी कर रही होती है। जैसे सर्केडियम रिदम का लेवल मेंटेन होएगा, कॉर्टिसोल की सेक्रेशंस का लेवल भी मेंटेन होना शुरू हो जाता है। और मेनली इसकी जो सेक्रेशन है ज़्यादा से ज़्यादा
बिटवीन 4 AM और 8 AM के बिटवीन हो रही होती है, और इसकी लोएस्ट जो वैल्यू है, जो रेंजेस है, वो 3 AM पे हो रही होती है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको ये डायग्राम दिखाई देगी, जिसके ऊपर ये इसकी रिलीज शो हो रही है। अब ये रिलीज़ कैसे होता है, ये हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है, और ये रिलीज़ इसकी जो है ये यूएचएस के पेपर में भी आ सकता है, और आया हुआ है कि कार्टिसोल कैसे रिलीज़ होता है और इसके इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। कार्टिसोल बेटा पहली जो चीज़ है कि किसी भी वजह से स्ट्रेस लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज़ होने के रिजल्ट में कार्टिसोल रिलीज़ होएगा। इसके अलावा सर्केडियम रिदम्स में कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, ओके, इसके अलावा बेटा अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो ये हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब इंडिकेटर इसके क्या क्या हैं, पहला चीज़ कि स्ट्रेस है, दूसरा सर्केडियम रिदम के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है, इन्फ्लुएंस हुई है, सर्केडियम रिदम चेंज हुआ है, तीसरी कंडीशन अगर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है। ग्लूकोज का लेवल कम होने के रिजल्ट में अब कार्टिसोल ने क्या करना होता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो, चाहे फैट की मेटाबॉलिज्म हो, तो इसने मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करना होता है, ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करना होता है। अगर किसी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम होएगा, स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होएगा, या सर्केडियम रिदम के अंदर कोई वेरिएशन आएगी, तो दैट इज डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करके हाइपोथैलेमस को बताते हैं बेटा। हाइपोथैलेमस सीआरएच को रिलीज करता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, और ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा। ओके, और ये इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा कि एसीटीएच को रिलीज करता है। एसीटीएच एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दैट इज नोन एज कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल रिलीज होएगा। अब जैसे ही कॉर्टिसोल रिलीज होएगा तो ये क्या करवाएगा कि जो स्ट्रेस का लेवल था उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा, बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा। सेकेंडली, जो ग्लूकोज का लेवल कम था तो ग्लूकोज के लेवल कम को ये नॉर्मलाइज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको नॉर्मलाइज करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होएगा, बॉडी सेल को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, और या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल एक स्टैटिक सेट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो इसकी इनिबिशन हो जाएगी। जैसे ही इसकी इनिबिशन होगी, इसकी इनिबिशन इंटीरियर पिट्यूटरी से होएगी, और इंटीरियर पिट्यूटरी इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इसको इनिबिट करवा देगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये मैसेज हाइपोथैलेमस तक जाएगा, और हाइपोथैलेमस सीआरएच की रिलीज को इनिबिट करवा देगा। अब देखें, अगर सीआरएच की इनिबिशन हो जाती है, सीआरएच रिलीज नहीं होएगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, अगर इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो एसीटीएच रिलीज नहीं होएगा। सेम कंडीशन विद द इंटीरियर पिट्यूटरी, अगर इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, या इंटीरियर पिट्यूटरी से इनिबिशन होएगी तो एसीटीएच रिलीज नहीं होगा, एसीटीएच रिलीज नहीं होगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसके रिजल्ट में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होगा तो बाकी सारे मैकेनिज्म्स नहीं होंगे। गॉट इट? ओके बेटा, ये डायग्राम भी एक्सप्लेन हो गई है। और इसकी जो रेगुलेशन है वो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होती है। बेटा इस डायग्राम को आप एक दफ़ा देखें, रिवाइंड करें, अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो लेट मी नो।
ओके बेटा, मैंने आपको ये टाइम दिया था कि आप इस डायग्राम को देख लें, डायग्राम के बाद हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए आवाज़ नहीं आ रही थी। एनी हाउ, अब आवाज़ आ रही होगी, हम होप सो। ठीक है, तो ये डायग्राम आप लोगों को जो विजिबल हो रही है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव ए वाइड स्प्रेड मेटाबॉलिक इफेक्ट। अब इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या हैं कि जब ग्लूकोज का लेवल कम होएगा तो ये कैटाबॉलिज्म करवाना शुरू कर देगा प्रोटीन की, फैट की, जिसकी वजह से ग्लूकोज के मालिक्यूल बनना शुरू कर दे बनना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मालिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। लाइक अगर प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो ये कब कंडीशन होएगी, जब हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकोज के लेवल कम होने के रिजल्ट में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लिपोलाइसिस करवाता है ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा काम ये लिपोलाइसिस का करवा रहा होता है। ओके, yes beta, formation of glucose molecule other than carbohydrate source is known as gluconeogenesis। इसके अलावा इसने लिपोलाइसिस करवाई। लिपोलाइसिस में ये हो रहा होता है कि ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड और ग्लाइसोल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरा काम ये कर रहा होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ या स्टिमुलेटिंग ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन रिलीजिंग इनटू अमीनो एसिड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स। ओके, तो बाकी ये क्या करता है कि जो प्रोटीन्स पड़ी होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन जैसे ब्रेक डाउन होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ताकि न्यू प्रोटीन्स या एटीपी प्रोडक्शन के लिए न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स एक वीक मिनरल कॉर्टिकॉइड इफेक्ट भी है इसका। जो कॉर्टिसोल है इसका वीक मिनरलो कॉर्टिकॉइड इफेक्ट भी है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड इफेक्ट का मतलब ये है कि ये रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है। इसके अलावा अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं या फार्माकोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इंक्रीज हो गया तो उसके भी सर्टेन इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली ग्लूकोकॉर्ट ये एग्जैक्टली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है जिसके अंदर कॉर्टिसोन्स आता है या हाइड्रोकॉर्टिसोन्स आता है या कॉर्टिसोल्स आता है, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये एक्ट एज ए इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा होता है। तीसरी कंडीशन ये है कि वुंड हीलिंग को डिले करवा रहा होता है। तो ये हमने कार्टिसोल के बारे में डिस्कस किया है, कार्टिसोल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, कार्टिसोल की रिलीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ नॉर्मली जो कार्टिसोल है रिलीज़ कब होएगा, जब स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होएगा, जब सर्केडियम रिदम के अंदर कोई इन्फ्लुएंसेस आएगी, तीसरा जब ग्लूकोज का लेवल कम होएगा। उन कंडीशन में हाइपोथैलेमस से सीआरएच रिलीज होता है। सीआरएच एक्ट ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच रिलीज होता है और एसीटीएच एक्ट ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कि कॉर्टिसोल है वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद इनके जो इफेक्ट्स हैं या इनके जो फंक्शंस हैं, जिनके अंदर पहला फंक्शन ये है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ताकि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज किया जा सके। दूसरा ये लिपोलाइसिस करवाता है। लिपोलाइसिस में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लाइसोल के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। तीसरी कंडीशन ये है कि प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन की जैसे ही ब्रेक डाउन होगी तो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं। अमाइनो एसिड्स अदर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। या दूसरी कंडीशन ये है कि एटीपीएस प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा इसका जो फोर्थ वन फंक्शन है कि ये रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन वीक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। डेफिनेटली बेटा अगर सोडियम वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बता रही हैं, लेकिन इसका इफेक्ट अगेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी इफेक्ट है।
तीसरा, अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या फार्माकोलॉजिकल क्वांटिटीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की इंक्रीज हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि दैट विल एक्ट एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। कॉर्टिसोल्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर बेटा हाइड्रोकॉर्टिसोन्स भी आता है, कॉर्टिसोन्स भी आता है, कॉर्टिसोल भी आता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना शुरू कर देगा। इसके अलावा वुंड हीलिंग को डिले करवा देगा। ये तीन मेनली इसके फंक्शंस होते हैं। ये था अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब दूसरी जो कंडीशन है दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब ये है कि इसने मिनरल्स को या तो अब्जॉर्प्शन करवानी है या एक्सक्रीशन करवानी है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड से एक ही चीज़ माइंड में याद रखिएगा कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है इसने क्या करना है, मिनरल्स की या तो सिक्रीशन करवानी है या अब्जॉर्प्शन करवानी है। ओके, तो बेटा हमने 3 रीजन्स पढ़े थे, 3 जोन्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये कहा था कि जोना फेसिकुलेटा होता है, फेसिकुलेट या फेसिकुलेटा। अब ये जो जोना फेसिकुलेटा होता है एंटी इन्फ्लेमेशन, बेटा इन्फ्लेमेशन को कम करवा देता है। इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं उनको नॉर्मली रिलीज नहीं होने देता, उनको सप्रेस कर देता है, तो इस वजह से इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती है। और नॉर्मली ये बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा होता है। सर्टेन्स अगर कहीं पे भी लाइक हिस्टामिन इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन हो रही है या अदर कंडीशन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो आपको पता है थोड़ी देर के बाद वो इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व हो जाती है। तो मेनली कार्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोन या कार्टिसोल की वजह से हो रही होती है। ठीक है, तो ये इसका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। कहीं पे अगर आपको चोट लगी है, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होने के बाद कुछ टाइम के बाद वो इन्फ्लेमेशन जो रिजॉल्व हो जाती है वो बेसिकली इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से होती है। ओके, तो 3 जोन्स के अंदर बेटा हमने पहला जो जोन डिस्कस किया था दैट इज जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर कॉर्टिसोल है और कॉर्टिसोल्स मेजर इसका जो इफेक्ट होता है ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा होता है। दूसरा हम अब जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर क्या आता है कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करता है। और तीसरा जोना रेटिकुलरस है। रेटिकुलरस गोनाडोट्रोफॉन्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि सेक्स हार्मोन को रिलीज करवा रहा होता है। अब दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट जोना ग्लोमेरुलोसा। अब जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स इसके अंदर एल्डोस्टेरोन आता है और एल्डोस्टेरोन बेटा ये 3 जोन्स हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। ये 3 जोन्स हैं जहाँ से ये हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। ये 3 टाइप्स नहीं है, इनके नेम्स हैं और जोन्स के नेम हैं। डिवीजन हुई है एड्रिनल कॉर्टेक्स की कि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डिवीजन है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डिवीजन है, ये एड्रोजन्स की डिवीजन है। ठीक है, तो ये तीनों जो डिवीजन है, ये जो 3 जोन बने हुए हैं वो तीनों जोन ने डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करना होता है। ओके, ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन क्या है कि एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। इट्स फंक्शंस आर मेनली एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। अब ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा है इससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर मेनली एल्डोस्टेरोन है। अब एल्डोस्टेरोन के बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा होता है और इसने सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाना होता है और पोटाशियम को एलिमिनेट करवाना होता है। ये हमने रीनल सिस्टम में भी डिस्कस किया था, ये हमने हार्ट वाले सिस्टम में भी, सीबीएस में भी डिस्कस किया था जब हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा रहे थे, तब डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। ओके, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, सोडियम और वाटर, ये सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को बैलेंस करना है। आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की होम्योस्टेसिस करवानी है, दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल होता है और मैंने ये भी आप लोगों को बताया था कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं दैट आर कंट्रोल्ड बाय ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं जिसमें ऑक्सीटोसिन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और जिसमें एडीएच है दैट इज कंट्रोल्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। गॉट इट? ओके, तो जो एड्रीनोकॉर्टिकॉइड है, सॉरी जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन आता है, एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है रीनल ट्यूब्यूल से और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाता है और पोटाशियम एक्सक्रीट होने के बाद यूरिन से एलिमिनेट हो जाता है।
अब जैसे ही सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी उसके साथ साथ क्या करता है कि ये वाटर की भी रिटेंशन करवाना शुरू कर देता है। अब सोडियम और वाटर की जैसे ही रिटेंशन होगी तो उसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप लोगों ने पहले बताया कि सोडियम और वाटर की जैसे ही रीअब्जॉर्प्शन होगी तो उस वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा ब्लड पोटाशियम लेवल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब कंडीशन क्या क्या है, अगर सोडियम का लेवल कम होएगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होगी तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ब्लड प्रेशर लो होएगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। चौथी कंडीशन अगर पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा, पोटाशियम का लेवल अगर ज़्यादा होएगा तो अगेन एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ये 4 से 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसके रिजल्ट में एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन एट द एंड करता क्या है कि सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है। तो हमने एक रास सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या है कि ये रास सिस्टम के थ्रू रिलीज हो रहा होता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड्स है इसके ऊपर ये पूरा रास सिस्टम आपको दिखाया गया है। अब अगर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को रास सिस्टम कभी नहीं भूलने वाला। ओके, आप इसको एक दफ़ा देख लें 1 मिनट के अंदर, आपको जो जो चीज़ समझ आ जाएगी उसके बाद मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 से 2 मिनट में बेटा इस डायग्राम को देखें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे रिलीज होता है। और मोस्टली हमने रास सिस्टम के बारे में मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, रास सिस्टम ये होता है, रास सिस्टम ये होता है। तो आज हम इसको एक डायग्राम के ऊपर भी देख लेते हैं कि ये कैसे मेंटेन करवा रहा होता है। अभी दे रहा हूँ। ओके वेल, एंजियोटेंसिनोजिन नहीं है इसके अंदर। ओके, नीचे बेटा लिखा हुआ भी है कि रास सिस्टम रीनल एंजियोटेंसिन अल्ट्रासाउंड सिस्टम है। वेरी गुड, ठीक है, अगर आपने रीड कर लिया तो, रीड कर लिया तो ठीक है। बेटा आप देखिएगा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर किसी वजह से ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द किडनी डिक्रीज हो जाता है, और ये बताएं कि किडनी को कार्डिक आउटपुट कितना रिक्वायर्ड होता है, किडनी को कितना कार्डिक आउटपुट रिक्वायर्ड होता है, जल्दी बताएं।
ओके 20 से 25% होता है। ठीक है, 20 से 25% कार्डिक आउटपुट कम रिक्वायर्ड होता है किडनी के लिए टू मेंटेन GFR। 5 ml क्या है बेटा? ओके ठीक है, तो अगर किसी वजह से कार्डिक आउटपुट कम हुआ है, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया है, उसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम कम होएगा, ब्लड प्रेशर कम होएगा और ब्लड सोडियम लेवल कम होएगा। जैसे ही ये सारे किडनी के अंदर पास आउट होंगे तो किडनी के अंदर बेटा मेकोला डेंसा जो कि सोडियम के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, सोडियम के लेवल को असेस कर रहा होता है। जैसे सोडियम का लेवल कम होएगा तो मेकोला डेंसा जेसी सेल को एक्टिवेट कर देता है और जेसी सेल क्या करते हैं, रीनन रिलीज कर रहे होते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे किडनी के नीचे एरो बना हुआ है रीनन का, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है सोडियम लेवल कम होना, ब्लड प्रेशर कम होना, ब्लड वॉल्यूम कम होना। सिंपली आप ये कह देते हैं कि जब कार्डिक आउटपुट कम होएगी, कार्डिक आउटपुट कम होने के रिजल्ट में ब्लड प्रेशर कम होएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होएगा और वो ब्लड जो किडनी की तरफ आ रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब कम होएगा जिसके अंदर सोडियम का लेवल भी कम होएगा, दैट इज असेस्ड बाय मेकोला डेंसा। मेकोला डेंसा एक एरिया होता है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर जिसने सोडियम के कंटेंट को मेंटेन करना होता है या असेस करना होता है। जब उसने असेस किया कि सोडियम का लेवल कम हो चुका है तो उसने जेसी सेल को एक्टिवेट किया, जेसी सेल ने रीनन को रिलीज कर दिया। गॉट इट? कि किडनी के नीचे जो एरो का निशान बना हुआ है उसका मतलब है कि रीनन रिलीज हो गया। अब ये जो रीनन है ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है बेटा ये लीवर से आ रही होती है और ब्लड के अंदर फ्री फ्लॉट कर रही होती है या फ्री फॉर्म में मूव कर रही होती है। गॉट इट? अब ये रीनन और ये एंजियोटेंसिनोजन ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये एंजियोटेंसन 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एंजियोटेंसन 1 बनेगा, एंजियोटेंसन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसन 2 इन द प्रेजेंस ऑफ ACE। ACE क्या था? एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये आ रहा होता है लंग से। एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आ रही होती है, ACE एंजियोटेंसन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग से आ रहा होता है। ओके तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसन 1 को एंजियोटेंसन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और एंजियोटेंसन 2 हमने कहा था कि ये पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर का मतलब ये है कि ये वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। अब जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा। ओके बेटा किडनी से रिपीट कर दूंगा, ये पहले कंप्लीट करने दें। ओके वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन के रिजल्ट में ब्लड वेसल का डायमीटर कम होएगा। ब्लड वेसल का डायमीटर कम होने की वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी, कार्डिक आउटपुट या वेनस रिटर्न बढ़ेगी, वेनस रिटर्न बढ़ने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि एंजियोटेंसन 2 अड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करेगा। अड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट करने के बाद वहाँ से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये जाके किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करता है। किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर एक्ट करने के बाद सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटाशियम की एलिमिनेशन करवाता है। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देगा और पोटाशियम की एलिमिनेशन करवा देगा। इसके रिजल्ट में जो सोडियम का लेवल है ये नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये सारे ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हुआ है, सोडियम का लेवल नॉर्मलाइज हुआ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हुआ है, तो एक इनहिबिटरी मैसेज आएगा टुवर्ड्स द किडनी, टुवर्ड्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके एग्जैक्टली। ओके बेटा अगेन हम इस डायग्राम को देख लेते हैं एक दफ़ा, फिर आपको समझा देता हूँ बेटा। मैंने ये कहा है कि किडनी के ऊपर, किडनी से रीनन रिलीज होता है, ये सेल रीनन को रिलीज करेंगे, रीनन एंजियोटेंसिनोजन के साथ बाइंड करेगा, एंजियोटेंसिनोजन लीवर से आ रही होती है, ये एंजियोटेंसन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजियोटेंसन 1 ACE की प्रेजेंस में एंजियोटेंसन 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अब एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये पोर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम करवाएगा, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वेनस रिटर्न इंक्रीज होएगी तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक तो पोटाशियम का लेवल जब ज़्यादा होएगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होएगा, दूसरा एंजियोटेंसिन 2 जो है ये ट्रिगर करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होएगा दैट विल एक्ट ऑन द किडनी ट्यूब्यूल्स और किडनी ट्यूब्यूल से ये सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा और पोटाशियम की एक्सक्रीशन करवाएगा। अब जैसे ही सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो सोडियम और वाटर का लेवल नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, उसके रिजल्ट में ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होएगा। इसका एक इनहिबिटरी मैसेज आएगा किडनी की तरफ कि भाई अब रीनन को सिक्रीट करना रोक दें। जैसे रीनन सिक्रीट होना कम होएगा तो ये पूरी एंजियोटेंसिनोजन वाली या रॉ सिस्टम वाली जो चेन है ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब सोडियम का लेवल नॉर्मल होएगा और पोटाशियम का लेवल नॉर्मल होएगा तो उसके रिजल्ट में भी एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज होना इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह की रास सिस्टम के थ्रू जो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है जिसमें के अंदर एल्डोस्टेरोन है वो सेक्रेट होता है और सेक्रेट होने के बाद ये सोडियम के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा होता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। गॉट इट? अभी भी कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? अब देख लेते हैं कि रास सिस्टम है क्या चीज़। रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको हमने रास सिस्टम भी कहा था। अब इसमें ये जो ऊपर डायग्राम थी इसी को मिकोला डेंसा एंड एरिया, मिकोला डेंसा बेटा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस जो एक यू शेप बन रही होती है ना, उसके अंदर एक एरिया होता है जिसको मिकोला डेंसा कहा जाता है, जिसके अंदर जेसी सेल्स पड़े होते हैं। जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के अंदर बेटा 3 तरह से सेल्स होते हैं, वन इज मिकोला डेंसा जेक्स्ट्रा सेल, अदर वन इज जेसी सेल जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल होते हैं और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल होते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स होते हैं ये एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज कर रहे होते हैं, जेसी सेल रीनन को रिलीज कर रहे होते हैं और मिकोला डेंसा जो होता है ये साल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड को मॉनिटर कर रहा होता है। नो बेटा, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर के। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होएगा तो ब्लड वॉल्यूम, अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा डेफिनेटली। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होएगा, अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होएगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर्टेन अदर कंडीशन भी बेटा एग्जिस्ट करती हैं, लाइक बॉडी के अंदर अगर पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गई है जिसके अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है लेकिन ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा सर्टेन सर्कुलेटरी हार्मोन्स हैं जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। तो वी कांट जस्टिफाई के ये ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंड कर रहा होता है कंडीशन के ऊपर। ओके, तो रास सिस्टम ये रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसके अंदर ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये बेटा ऊपर वाली जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन किया गया है। When the renal blood flow is reduced or blood sodium level falls, the enzyme renin is secreted by the kidney cell. Okay. Renin converts the plasma protein angiotensinogen produced by the liver to angiotensin 1. I think यही लिखा होगा। Okay. रीनल ब्लड फ्लो जैसे ही कम होएगा, ब्लड सोडियम का लेवल फॉल करेगा, एंजाइम रीनन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा और रीनन क्या करेगा कि प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एंजियोटेंसिनोजन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, इसको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगी। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम formed in a small quantities in the lungs, proximal kidney tubules and other tissues convert angiotensin 1 to angiotensin 2. अब हमने क्या कहा था कि एंजियोटेंसिनोजन और रीनन मिलेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन में 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक लंग से एंजाइम आता है दैट इज नोन एज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्ट किया और एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कर दिया। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 ने वेजो कंस्ट्रिक्शन की और साथ में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा दिया। ये बेटा पूरी जो डायग्राम थी उसको ये इन्होंने
4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा। अब तीसरी जो है एंड्रोजन्स हैं। ओके, गॉट इट? अभी तक कोई क्वेश्चन? जहाँ तक कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो बेटा। ओके, तीसरा जो जोन्स है बेटा, उसके अंदर जोना रेटिकुलरस आता है। जोना रेटिकुलरस से गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज हो रहे होते हैं। वेरी गुड, अगर समझ आ गई है तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तीसरा है जोना रेटिकुलरस। जोना रेटिकुलरस से बेटा गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। अब ये गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? बेसिकली दीज आर supplement sex hormones from the testes and ovaries and stimulate early development of reproductive organs. अब अगर हम बेटा इनकी मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर एड्रोजन्स या एड्रिनल जो एड्रोजन रिलीज होते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन का नाम दिया जाता है, और फीमेल्स के अंदर इनको एस्ट्रोजन का नाम दिया जाता है। Okay, sex hormones secreted by the adrenal cortex and mainly estrogens. Male sex hormones and the amount produced are insufficient compared with those secreted by the। ठीक है, मेल्स के अंदर बेटा जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहे होते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, और जो फीमेल्स हैं उसके अंदर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करवा रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये रिलीज कहाँ से होता है? तो ये रिलीज, ये जो एट्रोजन्स होते हैं ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, लेकिन एरिया कौन सा है या जोन कौन सा है जहाँ से ये रिलीज होते हैं? बेटा उस जोन का नाम याद रखिएगा, जोना रेटिकुलरस। जोना रेटिकुलरस, RETICULARIS, ये गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कर रहे होते हैं। ओके, इसके बाद बेटा एड्रीनल मेडुला के बारे में हमने डिस्कस करना है, जिसमें एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल कॉर्टेक्स ने इसको सराउंड किया होता है। नर्वस टिश्यू, जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये जो एड्रीनल मेडुला होता है मॉडिफाइड नर्वस टिश्यू होता है अंडर डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ दिस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। जोन्स, ओके बेटा जोन रिपीट कर देता हूँ। जोन्स में बेटा मैंने 3 जोन्स बताए हैं। 3 जोन्स के अंदर जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, सबसे जो अपर लो जोन पड़ा होता है, उसने क्या करना होता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करना होता है। जोना फेसिकुलेटा होता है, जोना फेसिकुलेटा ने क्या करना होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करना होता है। और तीसरा जोना रेटिकुलरस होता है, जोना रेटिकुलरस ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करना और गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज करना होता है। जोना रेटिकुलरस गोनोडोकॉर्टिकॉइड्स, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये 3 जोन्स हैं बेटा, ये याद रखिएगा, इसकी सिक्वेंस याद रखिएगा और मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। और तीसरा हमने एड्रीनल मेडुला के बारे में डिस्कस किया है। एड्रीनल मेडुला के बारे में अगेन थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसका मॉडिफाइड नर्वस टिश्यू होता है। इसके अंदर ग्लैंडुलर
सेल्स होते हैं दैट आर नोन एज क्रोमाफिन सेल्स, जो कि दो टाइप्स के क्लोजली रिलेटेड हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है, जिनके इफेक्ट्स हम अभी देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, एड्रीनल medulla is completely surrounded by adrenal cortex. It develops from nervous tissue in the embryo and is part of sympathetic domain of autonomic nervous system. ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। It is stimulated by the extensive sympathetic nerve supply to produce hormone adrenaline, epinephrine और norepinephrine। अब बेटा ये जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहे होते हैं ना, आप इस ये रिलीज कहाँ से होते हैं, ये सेल्स होती हैं और उन सेल्स का नाम बेटा क्रोमाफिन सेल है। और ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो ये ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको क्रोमाफिन सेल्स कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं एड्रिनल मेडुल्ला के अंदर, और ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहे होते हैं। गॉट इट। अब ये एड्रीनलिन और नॉरएड्रीनलिन क्या है, जिस तरह आप लोगों ने पहले भी बताया था कि एड्रीनल नॉरएड्रीनलिन इज पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, डेफिनेटली। और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जिसके ऊपर एड्रीनलिन ने जाके एक्ट करना होता है। एड्रीनलिन और नॉरएड्रीनलिन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम द एड्रीनल मेडुल्ला ड्यूरिंग स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन होगी जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, तो ये डायरेक्टली जॉइंट होता है विद एड्रीनल मेडुल्ला, और वहाँ से एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन क्रोमाफिन सेल से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है दैट इज़ वेरी सिमिलर एंड दिस एक्सप्लेन देयर, उसकी वजह से स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से इनका जो इफेक्ट होते हैं ये भी सिंपैथेटिक डिवीजन के साथ रिजेंबल कर रहे होते हैं। लाइक सिंपैथेटिक डिवीजन फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट होती है और उसने क्या करना होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाना होता है। सेम कंडीशन विद द एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्या करती है कि ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करवाती है। ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक डिवीजन भी इंक्रीज करवा रही होती है, ये भी इंक्रीज करवा रही होती है। इसके अलावा डाइवर्टिंग ब्लड टू एसेंशियल आर्गन इंक्लूडिंग हार्ट, ब्रेन, मसल्स। ये कोई ऐसी कंडीशन जिसमें हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो गई है तो ये अपना ब्लड को डाइवर्ट करके एसेंशियल आर्गन जिस तरह हार्ट है या ब्रेन है या स्केलेटल मसल्स हैं उसकी तरफ मूव करवाएगी बाय डायलेटिंग देयर ब्लड वेसल्स एंड कंस्ट्रिक्टिंग दोज ऑफ लेस एसेंशियल आर्गन। जैसे स्किन है, स्किन से जो ब्लड है ये डाइवर्ट करके जो मेजर ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ब्रेन आता है, जिनके अंदर हार्ट आता है, जिनके अंदर स्केलेटल मसल्स आती हैं, तो उनकी तरफ ये ब्लड डाइवर्ट करवा देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मेजर ऑर्गन्स तक पहुंच सके। बेटा और बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है सेम भी करती हैं, और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक दूसरे के अपोजिट भी काम करती हैं, लेकिन मोस्टली ये लिखा हुआ है कि ये एक दूसरे के सेम काम कर रही होती हैं। लेकिन एक दो बुक हैं जो कि कहती हैं कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक दूसरे को अपोज करवा रही होती हैं। लाइक अगर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है तो ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को कम करवा रहा होता है। लेकिन ये बुक के अंदर लिखा हुआ है एग्जैक्ट जो है ये अगर दोनों क्रोमाफिन सेल से रिलीज हो रहे होते हैं तो इनका इफेक्ट सेम होता है। इसलिए ये जो सिंपैथेटिक डिवीजन होती है ना उसको पोटेंशिएट करती हैं, उसके साथ रिजेंबल करती हैं। लेकिन बुक के अंदर ये मेंशन नहीं है कि ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के साथ भी रिजेंबल करती हैं। तो इसका मतलब है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जैसे रिलीज होएगा तो ये सिंपैथेटिक डिवीजन के जो फंक्शन है उसको पोटेंशिएट करेगा, उसके साथ रिजेंबल करेगा रेदर देन के पैरासिम्पैथेटिक। अगर कहीं पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के साथ मेंशन होता तो मैं कह सकता था कि ये जो एपिनेफ्रिन है ये नॉरएपिनेफ्रिन एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। ओके, इसके अलावा मेटाबॉलिक रेट को दोनों बढ़ा रहे होते हैं, डायलेटिंग द प्यूपल्स को डायलेट करवा रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा एड्रीनलिन हैज़ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन द हार्ट एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर इज नॉरएड्रेनालिन हैव इन्फ्लुएंसेस ऑन द ब्लड वेसल। ओके, तो जो एड्रीनलिन है ये क्या करती है, हार्ट रेट और मेटाबॉलिक प्रोसेस को इंक्रीज करवा रही होती है, जबकि जो नॉरएड्रेनालिन है ये ब्लड वेसल्स के डायमीटर कम करवा रही होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है। और एड्रीनलिन हार्ट रेट को बढ़ा रही होती है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रही होती है। ओके बेटा, इट्स एनफ। ओके,
तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है ये रिस्पांस टू स्ट्रेस है कि जैसे स्ट्रेस का लेवल अगर इंक्रीज होएगा तो उसके साथ क्या क्या इमीडिएट रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डोमेन का क्या रिस्पांस होता है और कार्टिसोल का क्या रिस्पांस होता है, साथ में मिनिलोकॉर्टिकॉइड का रिलीज होते हैं। इसमें हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिस्पांस के बारे में डिस्कस करना है। ये बेटा डायग्राम है, बहुत ईजी डायग्राम है, इसको अभी कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। ये आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ओके, बस कर देते हैं बेटा, इट्स एनफ। नेक्स्ट आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिस्पांस टू स्ट्रेस, ये आपने देख लेना है। मंडे को ये डिस्कस करेंगे और इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अभी तक कोई क्वेरी हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो। ओके बेटा, हैविंग नो क्वेरी। बेटा मेकोला डेंसा के 3 पार्ट्स नहीं हैं। मेरे को जेक्स्टा ग्लोमेरुलर जो अपरेटस है, जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, उसके अंदर 3 डिवीजन्स आती हैं। वन इज मेकोला डेंसा, अदर वन इज जेक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड अदर वन इज एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल। ये 3 तरह से डिवीजन आती है बेटा। 15 सितंबर के बाद ओपन हो जाएंगे। बेटा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का ओके, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का बेटा देखा जाएगा कि टेस्ट कब लेना है। बेटा सिलेबस बड़ा थोड़ा रह गया आप लोगों का, बस खत्म होने वाला है। एग्जैक्टली बेटा, जेसी सेल आते हैं, मेकोला डेंसा आता है और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल आते हैं। ये ग्लोमेरुलर एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल रीनन को ये कर रहे होती हैं, एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज, जेसी सेल रीनन को रिलीज करते हैं, और मेकोला डेंसा जो है ये साल्ट कंटेंट ऑफ ब्लड को मीटर कर रहा होता है। ओके, ये पढ़ लीजिएगा, ये डायग्राम एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम ये डायग्राम को डिस्कस करेंगे और बाकी इंसुलिन और ग्लूकागॉन को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर्स। हैव ए ब्लेस्ड वीकेंड, बाय बाय।